Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, in today's video I'm going to discuss Samuel Taylor Coleridge as as romantic poet or the poet of nature. तो हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले I'll elaborate that what is romantic poetry. So let's start. The romantic poetry is the poetry of the romantic era, an artistic, literary, musical and intellectual movement that originated in Europe towards the end of 18th century. ठीक है, 18th सेंचुरी का जब एंड हुआ था तब ये जो थी ये इस चीज़ का आगाज़ हुआ था रोमांटिक एज का। मैंने आपको पहले भी बताया था रोमांटिक एरा से मतलब ये नहीं है रोमांस वाली पोइट्री या इस तरह की यानी प्यार मोहब्बत वाली, और वो भी एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, लेकिन यानी इसका जो प्रोमिनेंट थीम था, जो इसके फीचर्स थे उसमें यानी म्यूज़िकल पोइट्री थी, जैसे बैलेड्स होती हैं, ठीक है, जिस तरह यानी जिनको गाया भी जा सकता है, जिनको यानी म्यूज़िकली तौर पर, और कुछ इस तरह की उसमें लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की जाती थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका जो आगाज़ हुआ था ये सैमुअल टेलर कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ जो थे उनकी ज़्यादा पोइम्स थी, और 3-4 मेरे ख्याल से पोइम थी कॉलरिज की, या शायद 3 ही थी। तो उसमें द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखी थी, वो बहुत प्रोमिनेंट हुई थी। बाद में 5 दफ़ा लिरिकल बैलेड को एडिशन करवा के वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश करवाया था, मेरे ख्याल से 1802 में 2 टाइम्स एंड देन 1805 में 5 बार इसकी जो थी वो इसको पब्लिश करवाया गया था, 1798 में मे बी। तो हम देखते हैं कि इस यानी रोमांटिक पोइट्री का कैसे कॉलरिज के ऊपर क्या असर पड़ा। पहले तो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की सेम थ्योरी थी। उनका ये कहना था कि जो नेचर है वो हम लोगों को यानी हमारे अंदर जो भी फीलिंग हो वो नेचर से बेहतर हो सकती हैं, ठीक है। नेचर यानी डोमिनेंट है हम लोगों की फीलिंग्स पे, नेचर हमें लेकर चलती है, हम नेचर को लेकर नहीं चलते। यानी मुख्तलिफ जो हैं उनके कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ बुरे भी, लेकिन बायोग्राफिया लिटरेरिया में जो कॉलरिज थे उन्होंने उस चीज़ अपनी थ्योरी को चेंज कर लिया, क्योंकि उनकी जो थी वर्ड्सवर्थ से भी कुछ हालात जो थे थोड़े यानी उनकी एक किस्म की उनसे कुछ मैच नहीं हो पाए उनके जज्बात, और उन्होंने फिर इस चीज़ को हमारे सामने क्लियर किया कि जब तक हम इनर यानी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, ना मेंटली और ना इनर सेटिस्फेक्शन हम लोगों को मिलती है, तो नेचर भी हम लोगों का कुछ नहीं कर सकती। यानी आप किसी इवेंट पे हो, किसी बर्थडे पार्टी पे हो या किसी भी सेरेमनी में हो, ठीक है, आपके इर्द गिर्द खुशियाँ ही खुशियाँ हैं और आप नेचर जो मौसम है वो भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन जब आप अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको अंदर से कोई परेशानी तंग कर रही है, तो हाउ विल यू फील रिलैक्स ओवर देयर? Obviously you will never feel happiness or joyness. So it is compulsory to be satisfied by your mental or by your mental activities or by your फिज़िकल एक्टिविटीज़। जब तक आप लोग यानी जो आप अपने दिमाग में जो भी आपके चल रहा है, जब तक उस बारे में आपको सुकून नहीं होगा या आप फिज़िकली तौर पे सुकून में नहीं होगे, तो कैसे आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी। अच्छा जी, आगे यहाँ वो कहता है कि इट इन्वॉल्व अ रिएक्शन अगेंस्ट प्रिवेलिंग एनलाइटमेंट आइडियाज़ ऑफ द 18th सेंचुरी एंड लास्टेड अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 1800 टू 1850। अब ये एनलाइटमेंट एज क्या है, इसको प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर भी बात करना चाहूँगी। द एज ऑफ एनलाइटमेंट ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रीज़न और सिंपली द एनलाइटमेंट, ठीक है। एज ऑफ रीज़न किसे कहा जाता है? रेनेसेंस एज को। Was an intellectual and philosophical movement that dominated the world of ideas in Europe during the 17th and 18th century. 17 और 18 सेंचुरी में जिसे कहा जाता था एज ऑफ रीज़न, और यानी जो थी इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स हुई थी और फिलोसफिकल मूवमेंट्स हुई थी, यानी बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर बात की जाती थी और इल्म की तलाश थी, और जो था यानी सिर्फ ऐसे बात की जाती थी कि जो बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द टॉपिक हो, और हम लोगों को यानी चर्च से निकल के जो लोग थे, जब चर्च डोमिनेंट थी तो सिर्फ वही यानी हर चीज़ जो थी चर्च ले जाती थी, ठीक है। लेकिन रेनेसेंस एज में जब लोगों को अक्ल आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग भी तो जो मिडिल क्लास, उन्होंने कहा हम जो पैसा कमाते हैं, या जो अमीर थे, जो यानी बिल्कुल ही लोअर क्लास थी, उन्होंने कहा कि हम जो पैसा कमाते हैं वो चर्च कैसे ले जाती है। तो फिर उनको अक्ल आना शुरू हुई, ठीक है, उसको कहते हैं रेनेसेंस एज। फिर उन्होंने उसके हिसाब से जितनी भी लिटरेरी जो मूवमेंट्स थी वो उठाई। अच्छा जी, अब हम लोग आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री, ठीक है।
रोमांटिक पोइट्री की है ये, मैं आपको जो लिखवाऊंगी टॉपिक्स वो आप अपने जहन में रखिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की ये जो बुक है जिसका करंट नोट्स, उसमें से भी वो छोटा सा ही क्वेश्चन है, उसको भी इंशाल्लाह मैं डिस्कस कर दूंगी। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ये आप ज़रूर ऐड कीजिए, क्योंकि इंशाल्लाह इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ठीक है। द सबलाइम, one of the most important concepts in romantic poetry. The sublime in literature refers to use of language and description that excites thoughts and emotions beyond ordinary experiences. अच्छा जी, रोमांटिक पोइट्री में क्या था, यानी बहुत ज़बरदस्त थी, वो शानदार थी, बहुत अज़मत वाली, उस यानी बहुत ही उसके अंदर यानी इस तरह के एलिमेंट्स थे कि वो आपकी जो थॉट्स थी वो प्रोवोक करती थी। ठीक है, यानी कहते हैं ना थॉट प्रोवोकिंग, आपको यानी आपको सोचने के ऊपर उकसाती है कि यानी उस पोइट्री में इतने खूबसूरत अल्फाज और इतनी खूबसूरत राइम स्कीम यूज़ की जाती थी कि आपके दिल में वो घर करती थी और आपको मजबूर करती थी कि आप भी उसके बारे में सोचो। ठीक है, और आगे हम देखते हैं थ्रू ऑफन एसोसिएटेड विद ग्रैंडियर द सबलाइम मे ऑल्सो रेफर्स टू द ग्रोटेस्क। अच्छा जी, ग्रैंडियर का मतलब भी वही है, यानी इसका ये सनोनियम ही लगा लें आप, सबलाइम और ग्रैंडियर, ये शान व शौकत, उम्दगी, बुलंद मरतब, यानी खूबसूरत, ज़बरदस्त, आबोताब वाला। और ग्रोटेस्क का मतलब होता है हैरत अंगेज़, यानी कुछ थोड़ा सा स्ट्रेंज मैनर में। ठीक है। The sublime may also refers to the grotesque of other extraordinary experiences that takes us beyond themselves. ठीक है, जो हम लोगों को यानी कुछ डिफरेंट तरीके, हमें कुछ अलहदा कुछ उसकी शक्ल दिखाए। Or the literary concept of the sublime became important in the 18th century. It is associated with the 1757 treatise by Edmund Burke. Through it has earlier roots, the idea of the sublime was taken up the Immanuel Kant and the Romantic poets, including especially William Wordsworth. ठीक है, ये भी अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। फिर वो कह रहा है कि द लिटरेरी कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइम बिकेम इम्पॉर्टेंट इन द 18th सेंचुरी, यानी ये जो था मेन फीचर था, उम्दगी, शानदार तरीके से लिखा जाना और यानी लैंग्वेज को और बहुत अच्छे से फॉलो करना, राइम स्कीम को बहुत अच्छे से फॉलो करना, एक डिस्क्रिप्टिव वे में अपना काम जो था उसको लेकर आना, ये क्या है, सब सबलाइम पोइट्री है। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं रिएक्शन अगेंस्ट न्यू क्लासिज्म। ठीक है, ये अक्सर आपकी जो टंग है वो ट्विस्ट हो जाती है, मेरी भी अक्सर हो जाती है, न्यू क्लासिसिज्म मुझे अक्सर मेरे मुंह से निकल जाता है, तो क्लासिज्म, यस, न्यू क्लासिज्म। अच्छा जी, रोमांटिक पोइट्री कॉन्ट्रास्ट विद न्यू क्लासिकल पोइट्री। ठीक है, न्यू क्लासिकल पोइट्री के यानी बरअक्स लिखी गई थी, वाइल विच वॉज द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्ट एंड रीजन, द एज ऑफ रीजन, द एज ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल थ्योरीज और पोइट्री यू मे ऑल्सो से। तो वाइल रोमांटिक पोइट्री इज़ मोर द प्रोडक्ट ऑफ इमोशंस। ठीक है, जब मैंने आपको भी पीछे बताया कि रेनेसेंस एज जो था उसका भी इसके अंदर वो यानी रिएक्शन था उसका, अब हम देखते हैं कि वहाँ तो सिर्फ इल्म के बारे में जो थी खोज हो रही थी, यानी साइंस पर रिसर्च हो रही थी और डिफरेंट जो थे वो टॉपिक्स लिए जा रहे थे, उनको खुरेदा जा रहा था और उनको यानी चुन चुन के निकाला जा रहा था कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है, इस तरह है तो इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें। लेकिन रोमांटिक पोइट्री में क्या था, हमारे इमोशंस को इन्हांस किया जा रहा था, हम लोगों को हमारी जो थॉट्स थी उनको प्रोवोक किया जा रहा था, हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा था, हमें नेचर के साथ जोड़ा जा रहा था। ठीक है, romantic poetry at the beginning of the 19th century was a reaction against the set standard conventions of 18th century poetry. और जब यानी रोमांटिक पोइट्री जो थी वो 19th सेंचुरी के शुरू में वॉज अ रिएक्शन, एक रिएक्शन थी किस चीज़ के अगेंस्ट, जो कि पीछे जो भी यानी 18th सेंचुरी में जो जो मुद्दे जो उठाए गए थे उसके अगेंस्ट एक रिएक्शन थी। हम लोगों को नेचर के साथ जोड़ा जा रहा था, हम लोगों को दोबारा से बताया जा रहा था कि हम लोगों को नेचर के करीब रहना है, फिर ही हम लोगों का फ़ायदा है। The Romantic movement was marked and is always marked by a strong reaction and protest against the bondage of rule and customs, which is science and theology as well as literature generally tend to fetter the free human spirit.
अच्छा जी, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि रोमांटिक एज ने अपनी जो अहमियत थी उसको उजागर करवाया और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाने लगी। क्यों? क्योंकि उसने जो थियोलॉजी कहते हैं, यानी दीन के इल्म को, यानी जो उनका उस टाइम जो क्रिश्चियनिटी थी और जो चर्च थी वो डोमिनेंट पावर थी और यानी चर्च का ही सिर्फ राज चल रहा था और उसके ये जो यानी उसके अकॉर्डिंगली लिखा जा रहा था मेडिवल एज में भी। तो यानी ये हम लोगों को एलिमेंट्स देखने में मिलते हैं कैसे, क्योंकि लोगों को नेचर के साथ जोड़ा गया और उनकी जो यानी उनकी जो रूहें थी जिसको कब्ज़े में ले लिया गया था, जिनको सिर्फ यानी उनके दीन से और साइंस के अकॉर्डिंगली ही उनको सिर्फ सोचने पर मजबूर किया जा रहा था और उनको नेचर से दूर कर दिया गया था। तो इस चीज़ को भी प्रोटेस्ट किया किसने? रोमांटिक पोइट्री ने, रोमांटिक एज ने। Come forward to the next point, which is imagination. Belief in the importance of the imagination is a distinctive feature of romantic poets such as John Keats, Samuel Taylor Coleridge, and P.B. Shelley, unlike the new classical poets. अच्छा जी, हम लोग इमेजिनेशन की बात कर रहे थे और इमेजिनेशन में देखें, ये जॉन कीट्स हैं और सैमुअल टेलर कॉलरिज हैं, पीबी शेले हैं, ये जो हैं यानी स्टूडेंट्स। तो ये अगर मेरी बेटी की आवाज़ बीच में आती है तो आप इसे इग्नोर करो, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो बिल्कुल एज पे खड़े हुए हैं, तो इस वजह से आप लोगों को प्रिपेयर करवाना भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ इग्नोर करो इस चीज़ को और जो मैं पॉइंट बता रही हूँ उसको नोट करो, ठीक है। बेटी को अपने गोद में लेके मैं आप लोगों को ये जो लेक्चर है इसको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, जो यानी हमारे ये जो हैं उनमें यानी ये सारी चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं कि वो जो इमेजिनेशन से करीब हैं, यानी वो समझते हैं कि जो इमेजिनेशन है वो जो है बहुत अहमियत की हामिल है, लेकिन यानी उसकी क्या होना चाहिए, उसको हकीकत से करीब होना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, कीट्स सेड, आई एम सर्टन ऑफ नथिंग बट ऑफ द हॉलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। अब जो कीट्स है वो कह रहा है मेरा काम कुछ भी नहीं है जब तक कि मेरी इमेजिनेशन जो है वो यानी उसके ऊपर डोमिनेंट ना आ जाए, यानी वो इमेजिनेशन को पसंद करता था और वो कहता था कि जो इमेजिनेशन है वो जो है पोइट्री को ज़्यादा इन्हांस करती है, बशर्ती का कि वो कि यानी उसको जो है वो ट्रुथ बेस्ड हो, ठीक है। आप किसी अजीब आगे जी हम लोग देखते हैं कि व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रुथ, यानी वो कह रहा है इमेजिनेशन चीज़ कहते हैं ना छीनना किसी से, लेकिन जो है इमेजिनेशन यानी इसका मतलब ये है कि जो इमेजिनेशन है वो ट्रुथ पे बेस्ड होनी चाहिए। और यानी जिस तरह विलियम ब्लेक ने इमेजिनेशन को यूज़ करके हम लोगों को रियलिटी के साथ जोड़ा, उसने द लैम्प में क्राइस्ट के फिगर को प्रोमिनेंट किया और द टाइगर में सैटर्न का जो था डिस्क्रिप्शन दिया हम लोगों को प्रोवोक करने के लिए, हमें बताने के लिए कि इनोसेंस क्या है और एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। उसने अपने इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए हम लोगों को एक अच्छा मैसेज दिया और ताकि हम लोगों की थॉट्स को वो प्रोवोक कर सके, उसको ला सके, एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से उसने उस चीज़ को डिस्कस किया। आगे देखते हैं जी, फॉर वर्ड्सवर्थ एंड विलियम ब्लेक एज वेल एज विक्टर हुगो एंड अलेजेंड्रो Manzoni, the imagination is a spiritual force, is related to morality, and they believe the literature, especially poetry, could improve the world. ठीक है, ये तो आपको सामने easily समझ आ रही है कि imagination जो है वो एक spiritual force है। कैसे? क्योंकि वो आपको यानी अंदर से provoke करती है, आपको उकसाती है सोचने पे, समझने पे। आप जब कुछ imagine करते हो उससे related आप अपना point of view देते हो, जिस तरह द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर में उसने कितना खूबसूरत जो है मैसेज कन्वे किया है। एक मॉरल लेसन हम लोगों को मिलता है कि जब आप नेचर के अगेंस्ट जाते हो तो नेचर आपको बहुत बुरे तरीके से उसका बदला देती है, ठीक है। और यानी जितनी भी इनोसेंट क्रिएचर्स हैं, जो हार्मलेस क्रिएचर्स हैं, उन्हें आपको फजूल जो है उनको यानी उनका नुकसान नहीं करना चाहिए। ऑग्यूरीज ऑफ इनोसेंस में उसने कितने खूबसूरत तरीके से विलियम ब्लेक ने हम लोगों को खोल खोल के मिसालें दी कि जो मासूम परिंदे हैं, जो मासूम जानवर हैं, उनको ज़िबा नहीं करना चाहिए, उनको यानी उनको फजूल जो है नहीं मारना चाहिए। बेशक जो हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हलाल है हमारे लिए गोश्त खाना, लेकिन आप इतना कि नहीं ना कि अब आप उसको किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसको एक गलत वे में लेके जाओ। अल्लाह पाक ने हमारे लिए हर चीज़ हलाल की है ना।
यानी जो कुछ जानवर हैं वो हम हमारे पे हलाल हैं, फिर इसी तरह जो हैं सब्ज़ियाँ वगैरह और जो दालें वगैरह, तो अब हम सिर्फ गोश्त ही खाए रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें, तो वो भी तो एक गलत चीज़ हो जाती है ना। आपके लिए अगर एक अच्छी चीज़ जो है वो रखी गई है, आपको एक सहूलत दी गई है, तो आप उसको इन अ लिमिटेड यानी आपको अपनी लिमिट्स जो है वो क्रॉस नहीं, तो आपको अपनी लिमिट्स जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं जी, द सीक्रेट ऑफ ग्रेट आर्ट ब्लेक क्लेम्ड इज़ द कैपेसिटी ऑफ इमेजिन To define imagination in his poem Auguries of Innocence, Blake said, "To see a world in a grain of sand and heavens in a wildflower, hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour." ये Auguries of Innocence की सबसे पहली लाइनें हैं, ये चार, जिसमें उन्होंने, मैंने अभी आपको मिसाल दी ना कि उन्होंने नेचर को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एडमायर किया है और बताया है। उन्होंने वही मैसेज दिया जो कॉलरिज ने दिया है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में, लेकिन उसने सुपर नेचुरल एलिमेंट को प्रोमिनेंट फीचर रखा है उसमें, ठीक है, क्योंकि हर जो है पोइट उसकी एक अलहदा शख्सियत है, लेकिन जो कॉलरिज है उनका जो प्रोमिनेंट काम है वो सुपर नेचुरल के अकॉर्डिंगली चलता है। ये देखिए, अब इसमें उसने ये आपके दोनों यानी इसमें चीज़ें कवर हो रही हैं। ब्लेक के बारे में भी आप लोग लिख सकते हो और कॉलरिज के बारे में भी आप लोग लिख सकते हो। कॉलरिज का आप राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर का दोगे, द नाइटिंगेल का दोगे, और फ्रॉस्ट करके शायद उनकी कोई पोइम है उसका भी आप हवाला दोगे। आप इमेजिनेशन की बात हो रही है और यहाँ हम बात कर रहे हैं सैमुअल टेलर कॉलरिज की एज ए रोमांटिक पोइट, ठीक है। तो इमेजिनेशन के हिसाब से अगर देखो तो कुबला खान इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइम अकॉर्डिंग टू द इमेजिनेशन, ठीक है। जब इमेजिनेशन पे बात करोगे तो कुबला खान को नहीं भूलना। गाइस, ये लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट था। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट हैं, उन्होंने यानी कहा कि 2 दिन के अंदर अंदर हमें ये चाहिए। तो देख लो आप मेरे हालात, छोटी बेटी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, सिर्फ आपके लिए। मुझे आपका नाम तो नहीं आता, नहीं तो मैं आपको ये लेक्चर जो है ये आपके नाम पे मैं यानी कर देती, डेडिकेट कर देती आपको जी। तो देखते हैं आगे, नेचर पोइट्री। Love for nature is another important feature of romantic poetry as a source of inspiration, ठीक है। इंस्पायर करने के लिए हम लोगों को नेचर को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा था और नेचर के ऊपर ही बात की जा रही थी और नेचर को ही यानी जो था उसको मेन थीम रखी गई थी रोमांटिक पोइट्री में, नेचर को, ठीक है। द पोइट्री इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल नेचर एंड प्लेसेस एंड अ बिलीफ इन पेंथिज्म। अच्छा जी, इसमें हम लोग देखते हैं कि दिस पोइट्री इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल नेचर एंड प्लेसेस एंड अ बिलीफ इन पैंथिज्म। पैंथिज्म का मतलब होता है शिरक व बिदअत यानी असनाम परस्ती। तो इसमें हम देखते हैं कि जो नेचर थी, इसमें हम लोग देखते हैं कि नेचर का जो ताल्लुक़ है वो बाहरी दुनिया के साथ, और यानी जो शिरक है ना, क्योंकि शिरक व बिदअत भी तो यानी कुछ लोग सूरज चाँद सितारों को भी पूछते हैं, तो उसके ऊपर भी जो बिलीव्स है उनके ऊपर भी बात की जा रही थी। हाउएवर द रोमांटिक पोइट्स डिफर्ड इन देयर व्यूज़ अबाउट नेचर, जबकि रोमांटिक जो पोइट्स है ना, अब जैसे कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की जो पहले यानी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो सेम था कि नेचर आपको प्रोवोक करती है, नेचर के अकॉर्डिंगली आप लोग सोचते हो और जैसा नेचर कहेगी आप लोग वैसा ही करोगे, ठीक है। यानी अगर आपको नेचर फील करवाएगी, नेचर आपको बिगाड़ भी सकती है, नेचर आपको यानी बेहतर भी बना सकती है और ख़राब भी बना सकती है, नेचर के हाथ में आपको लेकर चलना। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि कॉलरिज उस चीज़ को डिनाई करता है और वो अपनी ट्रांसेंडेंशियल जो है थ्योरी उसको पेश करता है, और वो कहता है कि जब तक हम लोगों की इनर सेटिस्फेक्शन और इनर फीलिंग्स जो हैं वो बेहतर ना हो, वो खुश ना हो, तब तक नेचर भी हम लोगों को बेहतर फील नहीं करवा सकती, ठीक है। ये पॉइंट जो हैं ये भी आपको लाजमी डालने हैं इसमें। आगे देखते हैं, वर्ड्सवर्थ रिकॉग्नाइज नेचर एज अ लिविंग थिंग, ठीक है, टीचर, गॉड एंड एवरीथिंग। वर्ड्सवर्थ ने उसको कैसे एडमायर किया? वर्ड्सवर्थ ने उसको अपने टीचर के तौर पर, अपने गॉड के तौर पर, एज अ लिविंग थिंग, एवरीथिंग, हर लिहाज से उसने उसको एडमायर किया। दीज फीलिंग आर फुली डिवेलप्ड आर एक्सप्रेस्ड इन हिज एपिक पोएम द प्रिल्यूड। प्रिल्यूड में उसने इस चीज़ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश किया इन अ एपिक वे। और आगे देखते हैं, इन द पोएम द टेबल्स टर्न ही राइट्स। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहाँ वर्ड्सवर्थ की बात नहीं करोगे, आप यहाँ बात करोगे कॉलरिज की, लेकिन आपको वर्ड्सवर्थ की मिसाल ज़रूर साथ देनी है क्योंकि कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलेट से ही रोमांटिक पोइट्री जो थी वो स्टार्ट हुई थी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, शेले वॉज अनदर नेचर पोइट
जब आप नेचर पोइट पे बात करोगे तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हो, आपको अच्छा लगेगा, आपका जो एग्जामिनर है उसको शायद बेहतर लगे, क्योंकि जब आप कंटेम्प्रेरीज के एग्जांपल्स देते हो ना तो उससे पता लगता है कि आपने उनको भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। शैले वाज अनदर नेचर पोइट हु बिलीव दैट नेचर इज़ लिविंग थिंग एंड देयर इज़ अ यूनियन बिटवीन नेचर एंड मैन। अब उसके कहने के मुताबिक यानी नेचर और इंसान के दरमियान एक बहुत खूबसूरत ताल्लुक था। वर्ड्सवर्थ अप्रोचेस नेचर फिलोसफिकली वाइल शैले एम्फसाइज द इंटेलेक्ट, ठीक है। यानी वर्ड्सवर्थ जो है उसको फ़िलोसफिकली तौर पे लेता है, उसकी यानी जो अप्रोच है वो इन एन इंटेलेक्चुअल मैनर और फिलोसफिकल मैनर में वो नेचर को ट्रीट करता है, जबकि शैले जोर देता है इंटेलेक्ट पे, यानी रेशनल और इंटेलेक्चुअल थॉट्स पे। जॉन कीट्स इज़ अनदर अ लवर ऑफ नेचर बट कॉलरिज डिफर्स फ्रॉम अदर रोमांटिक पोइट्स ऑफ हिज एज। अब देखें, बात घूम फिर के कॉलरिज पे आ गई है। आपने उन चीज़ों, आपने उसके कंटेम्प्रेरीज़ की मिसालें दी, आपने बताया कि जो रोमांटिक जो थे यानी जो रोमांटिक एज से ताल्लुक़ रखते थे उनका क्या कहना था, और कॉलरिज उनसे किस तरह डिफरेंट है। Coleridge differs from other romantic poets of his age in that he has a realistic perspective on nature, ठीक है। उसका जो है वो रियलिस्टिक अप्रोच है, जैसे आइडियलिज्म और रियलिज्म आ जाती है ना, तो यहाँ उसकी जो अप्रोच है वो रियलिस्टिक अप्रोच है। He believes that nature is not the source of joy and यस एंड प्लेयर। उसके मुताबिक जो है नेचर यानी इन्जॉयमेंट का और खुशी का ज़रिया नहीं है, बट रैदर दैट पीपल्स रिएक्शन टू इट डिपेंड्स ऑन देयर मूड एंड डिस्पोजिशन। कॉलेज बिलीव्स दैट जॉय डज नॉट कम फ्रॉम एक्सटर्नल नेचर बट दैट इट एमिनेट्स फ्रॉम द ह्यूमन हार्ट। यहाँ यही बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। कॉलरिज पहले इस चीज़ से डिनाई नहीं करता था, पहले वो वर्ड्सवर्थ के साथ ही था। उसको वो यही कहता था कि नेचर ही हम लोगों को लेकर चलती है, नेचर बेहतर है तो हम बेहतर हैं, नेचर ख़राब है तो हम ख़राब हैं। लेकिन बाद में उसने इस चीज़ को यानी उसने इस चीज़ को हमारे सामने क्लियर कर दिया, पर्सोनिफाई किया कि नेचर जो है वो तब तक हम लोगों को इंजॉय और यानी हम लोगों को तब तक वो हमारे लिए प्लेयर नहीं बन सकती, हम प्रॉस्पेरियस फील नहीं कर सकते जब तक हमारी इनर सेटिस्फेक्शन जो है वो क्लियर ना हो। यानी हम लोग जो है जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हम लोग ठीक ना हो, अगर हमारे जहन में उलझने ना हो। जैसे डिजेक्शन एंड ऑड में वो बताता है कि मुझे नहीं दे पा रही, मुझे सुकून नहीं दे पा रही जो हैं, यानी जो चांदनी है, जो मौसम है, जो हवाएँ हैं, मुझे वो जो सितारे हैं वो मुझे सुकून नहीं दे पा रहे, मुझे उनकी खूबसूरत नहीं लग रही, क्योंकि वो इनर यानी उसके अंदर इनर सेटिस्फेक्शन नहीं थी। उस टाइम उसका जो दिल था वो परेशान था, क्योंकि वो जो था कुछ कहते हैं कि सारा हचिंसन को उसने डिजेक्शन एंड ऑड लिखी थी, कुछ कहते हैं, लेकिन गूगल पे आप सर्च करो जितने भी बड़े बड़े क्रिटिक्स हैं उन्होंने कहा है कि हचिंसन को ही लिखी है। जबकि हमें पता है कि उस टाइम जो थे वो अपने बच्चों से और अपनी बीवी से जुदा था। तो बाद में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसने कहीं, वो बेचारा नशई सा आदमी था, उसने दोनों को, कभी उसके दिल में कोई आ जाती थी, कभी उसके दिल में कोई आ जाती थी। अगर आप गौर से डिजेक्शन एंड ऑड पढ़ो तो आपको ऐसे लगेगा कभी वो अपनी बीवी को मुखातिब कर रहा है, कभी वो अपनी महबूबा को मुखातिब कर रहा है। तो वो जहनी तौर पर बेचारा परेशान था, उसको खुद नहीं समझ आ रही थी कि वो किसको लिख रहा है। फिर बाद में उसने सारा का नाम हटा के ओ लेडी लिख दिया। अब कन्फ्यूजन तो क्रिएट यहाँ होती है कि दोनों का नाम सेम है, ठीक है, दोनों का नाम सेम है, वो किसको कह रहा है किसको नहीं। आप गूगल करेंगे, आप यानी इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, देन यू विल गेट टू नो दैट ही वाज टेलिंग अबाउट सारा हचिंसन, बट देयर इज़ अ कन्फ्यूजन ओवर देयर, इट मे बी सारा फ्रेकर ऑल्सो। सो ये आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने हैं साथ साथ कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कभी वो बेचारा अपनी बीवी को मुखातिब कर रहा होता था, कभी वो हचिंसन को मुखातिब कर रहा होता था, क्योंकि वो मेंटली तौर पर कुछ मेंटली डिसऑर्डर। अब ये तो गाइस क्लियर है कि उन्हें कोई मेंटल डिसऑर्डर था, कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो अफीम लेते थे, ठीक है। तो अफीम की वजह से उनको जो था इस तरह की जो थी टेंशन्स थी कि वो अपना जो था दिमाग के ऊपर उनका वो नहीं था, यानी कंट्रोल नहीं था। वो अक्सर बातें तो कुछ ऐसी भी हम लोगों को नज़र आएंगी जिसमें क्लियर है ही नहीं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह कुबला खान में लास्ट जो था उनके यानी कोई फ्रेंड आ गए तो उन्होंने वो बीच में ही छोड़ दी, जो 54 लाइंस पे ख़त्म हो जाती है। तो जो उसका लास्ट स्टेंजा है वो बिल्कुल जो है बड़ा मिस्टीरियस सा स्टेंजा है, आप उस पर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि वो असल में किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है।
आगे आ जाता है मेलनकली का एलिमेंट। गाइस आज की वीडियो आप रियली मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इसको करना, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स की फरमाइश और बहुत ज़्यादा उनको इस चीज़ की ज़रूरत है तो मैं ये अपलोड कर रही हूँ। इसीलिए जितनी भी आवाज़ें वगैरह रोने की छोटी बेटी की आई है तो आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और इस मेहनत को सराहते हुए प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गाइस, आई रियली नीड योर सब्सक्रिप्शन, सो थैंक्स अ लॉट। कंटिन्यू करते हैं। मेलनकली कहते हैं गमगीनी का आलम, और यानी दुख, तकलीफ़ और गम, एगोनी। मेलनकली की बात करें तो यहाँ है मेलनकली ऑक्यूपाइज अ प्रोमिनेंट प्लेस इन रोमांटिक पोइट्री एंड इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द रोमांटिक पोइट्स। ये तो जो है इन ओड ऑफ अ नाइटिंगेल कीट्स रॉट्स, ठीक है। ये आप यानी ये जो क्वेश्चन है ना ये आपको काफ़ी यानी जितने अगर किसी के भी आ जाता है, जॉन कीट्स के बारे में आ जाता है या आपके ये जो हैं हमारे कॉलरिज के बारे में आ जाता है, ब्लेक के बारे में आ जाता है, तो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें से कुछ ना कुछ ज़रूर ऐड कर सकते हो उसमें, ठीक है। और जो कॉलरिज, क्योंकि मेरा प्रोमिनेंट है आज जो वीडियो है कॉलरिज के बारे में, तो कॉलरिज का मैं आपको बताती चलूँ कि जो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, द रिजेक्शन एंड ऑड है, इसके अंदर भी जो है गमगीनी के एलिमेंट मिलते हैं। कुबला खान में भी आपको वो थोड़े से यानी उस सिंबलिज्म के हिसाब से तो वो प्रोमिनेंट है, लेकिन वहाँ वो एक यानी लड़की का जिक्र करते हैं ना जो अपने यानी डायमंड लवर के बारे में जो है वो परेशान है और दुख में है, तकलीफ़ में है, तो उस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया कि शायद उसके साथ कुछ मिसहैप हुआ है या उसको यानी वो किस वजह से परेशान है या उसके साथ धोखा हुआ है तो किस तरह का धोखा हुआ है, ठीक है। तो यानी किसी ना किसी तरह उनकी पोइम में आपको ये एलिमेंट देखने को लाजमी मिलता है। अच्छा जी, आगे ये जो है कीट्स के कहने के मुताबिक फ्रॉम मैनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद यूजफुल डेथ, called him soft names in many amused rhyme, to take into the air my quiet breath now more than ever seem। ये उनके जो हैं जी ये कुछ लाइंस हैं जो उनकी पोइट्री में से ऐड की गई हैं, यानी मेलनकली के एलिमेंट को ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आपको बताने के लिए। तो आप यहाँ से राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में से कुछ लाइंस निकाल लो, कुबला खान की आप वो डायमंड लवर वाली लाइंस निकाल लो, रिजेक्शन एंड और तो पूरी दुखी है, उसमें से आप जो आपको मोस्ट सूटेबल लगता है आप वो निकाल लो, क्योंकि वो ऑब्वियसली आप लोगों के पास होंगी लाजमी। अगर नहीं है तो आप उसको गूगल पे जाके सर्च करो, वो आपको लाइन टू लाइन टेक्स्ट इजीली मिल जाएगा। आगे देखते हैं जी मेडिवलिज्म, ठीक है। मेडिवलिज्म आपको पता है मेडिवल एज में क्या था, चर्च जो था वो डोमिनेंट था, चर्च के अकॉर्डिंगली ही लिखा जा रहा था, चर्च ही कहता था, चर्च ही देखता था कि वो काम जो उनके मुताबिक नहीं होता था उसको यानी पब्लिश करवाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, ठीक है। रोमांटिक पोइट्री वॉज अट्रैक्टेड टू नॉस्टैल्जिया एंड मेडिवलिज्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रोमांटिक पोइट्री, especially in the works of John Keats and Coleridge. They were attract to exotic, remote and obscure places, and so they were more attracted to middle ages than to their own age। यानी अब जो है इन चीज़ों में कैसे ये जो है नज़र आती है मेडिवलिज्म कैसे नज़र आता है, क्योंकि मोस्टली जो काम था मेडिवलिज्म में वो था लैटिन में लिखा जा रहा था और उसको बाद में ट्रांसलेट किया जा रहा था, तो इनकी जो यानी ये ज़्यादा इंक्लाइन नज़र आते हैं मेडिवलिज्म की तरफ, उस काम को यानी सराहते हैं और उसमें से जो है आइडियाज़ गैदर करके अपनी पोइट्री में डालते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है हेलेनिज़म। हेलेनिज़म क्या है, ये न्यू क्लासिसिज्म जो है, फिर मैंने देखे न्यू क्लासिसिज्म बोला, न्यू क्लासिज्म, ठीक है। इसमें एक दिस टर्म यूज इन लिटरेरी डिस्कशन रेफर स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामाज और पोइट्री और प्लेज दैट हैज़ बिन इंस्पायर्ड बाय क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर, ठीक है। क्लासिकल ग्रीक लिटरेचर से इन्हांस था, ने उसको इन्हांस किया था और उससे बहुत ज़्यादा ये यानी उससे मुतासिर था बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसका इन्फ्लुएंस था इसके ऊपर, ठीक है। और वेस्टर्न लिटरेचर वाज ग्रेटली हेवनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक लिटरेचर से, स्टाइल से और उनकी यानी फ़िलोसॉफिकल अप्रोच से बहुत ज़्यादा जो था ये इंस्पायर्ड था, तो इसलिए ये हेलेनिज़म का जो कॉन्सेप्ट है और इसके जो एलिमेंट हैं ये भी हमें रोमांटिक पोइट्री में देखने को मिलते हैं।
आगे आ जाता है सुपर नेचुरल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉलरिज पोएम। तो मोस्ट ऑफ द रोमांटिक पोइट्स यूज सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इन देयर पोइट्री। सैमुअल टेलर कॉलरिज इज द लीडिंग रोमांटिक पोइट इन हिज रिगार्ड एंड कुबला खान इज फुल ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। मेरे अकॉर्डिंगली कुबला खान तो है ही है, लेकिन द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है वो सबसे ज़्यादा सुपर नेचुरल एलिमेंट से भरी पड़ी है। ठीक है, एक तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, उसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। कुबला खान क्योंकि 54 लाइन्स पे है बस, तो उसमें आपको सुपर नेचुरलिज्म नज़र तो आता है, लेकिन उस तरह नहीं नज़र आता जिस तरह राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में नज़र आता है। प्रोमिनेंट जो उनकी है राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है। अगर सुपर नेचुरलिज्म पे क्वेश्चन आ जाए तो सुपर नेचुरलिज्म पे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको कुबला खान के भी रेफरेंसेस देने हैं, द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर के भी रेफरेंसेस देने हैं, और जितनी रिजेक्शन एंड ऑड के भी दे दें, क्योंकि उसके अंदर भी तो सुपर नेचुरलिज्म ही है ना, कुछ किसी ना किसी तरह उन्होंने डाल ही दिया उसमें भी। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं द वर्ल्ड ऑफ क्लासिकल ग्रीस वॉज इम्पॉर्टेंट टू द रोमांटिक्स। जॉन कीट्स पोएट्री इज फुल ऑफ allusions टू द आर्ट, लिटरेचर एंड कल्चर ऑफ ग्रीस, एज फॉर एग्जाम्पल इन ओड ऑफ अ ग्रीसियन ऑन। देखिए यहाँ उसने कीट्स की मिसाल भी दे दी है। आगे जी सुपर नेचुरलिज्म हम लोगों ने कर लिया। लास्ट हमारा है सब्जेक्टिविटी। रोमांटिक पोएट्री इज़ द पोएट्री ऑफ सेंटिमेंट्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशंस। भरी पड़ी है इमोशन से, फीलिंग से, इमेजिनेशन से, सेंटिमेंट से। आपको यानी सोचने पर मजबूर कर देती है, आपको दुखी कर देती है, आपको बता देती है कि क्या क्या जुल्म हो रहे हैं नेचर पे, और किस किस तरह जो है, जिस तरह हम लोग ब्लेक की पोइट्री पढ़ते हैं और हमने जिस तरह द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर पढ़ी, उसमें कैसे कॉलरिज हमें बताता है कि किस तरह उसने एक मासूम परिंदे को बग़ैर किसी वजह के यानी कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल कर दिया, और बाद में नेचर ने किस तरह उससे बदला लिया। ठीक है, और फिर हम देखते हैं रोमांटिक पोइट्री अपोज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ न्यू क्लासिकल पोइट्री। न्यू क्लासिकल पोइट्री के यानी के अपोज थी। न्यू क्लासिकल पोइट्स अवॉइडेड डिस्क्राइबिंग देयर पर्सनल इमोशंस इन देयर पोइट्री अनलाइक द रोमांटिक्स। यानी उन्होंने जो थी ना न्यू क्लासिकल पोइट्री में, उन्होंने क्या किया, वो अपनी जो थे इमोशंस को नहीं बयान करते थे। वो यानी उनका ये मानना था कि जब इमोशंस आ जाते हैं पोइट्री में तो पोइट्री यूजलेस हो जाती है। ठीक है, जबकि रोमांटिक जो पोइट थे उन्होंने कहा कि जब हम अपने इमोशंस फील करते हैं, अपनी फीलिंग को जो है पोइट्री के थ्रू पेश करते हैं, तो वो दूसरों को भी प्रोवोक करती है, वो दूसरों को भी एक अहम सबक देती है, एक मॉरल लेसन गेन करती है दूसरों के दिल में, और एक जो है रियलिटी को लेकर आती है सामने बहुत अच्छे तरीके से, और लोगों को बताती है कि आपने किस तरह, यानी उन्होंने लिटरेचर को एज अ हैमर यूज़ किया टू मेंड सोसाइटी। ये आपने देखा है ना, ये पहले भी मिसालें हैं, मेरे ख्याल से बर्टोल्ड ब्रेस्ट की है, मेरे से शायद, ये मुझे क्लियर नहीं है, आप क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दे आर सो मैनी थाट्स इन माई माइंड राइट नाउ। तो अभी तो मेरा ध्यान बिल्कुल छोटी बेटी की तरफ है मेरी, और ये मैंने क्लियर करवा दिया आप लोगों को इंशाल्लाह। जो हमारे करंट की बुक में है ना, मेरे ख्याल से 2 पेजेस का क्वेश्चन है, या 2.5 में भी, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कवर दैट ऑल्सो। ओके, thanks for watching guys. Please don't forget to like, share and subscribe my channel in order to get more interesting videos. Thank you once again.